हे एवरीवन, पिछले दो वीडियोस में हमने डेमोक्रेसी के दो प्रिंसिपल्स पॉपुलर सॉवरेनिटी और रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया है। इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इनहेरेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट्स, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए, सिटीजन जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनकी राइट्स का वायलेशन ना हो। उनको जो अधिकार दिए गए हैं सही अच्छे से रहने के, उनको जो एजुकेशनल और कल्चरल अधिकार दिए गए हैं, ये सब जितने भी उनको अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उनका वायलेशन ना हो, इसलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर दी गई हैं, रख दी गई हैं। और जो लोगों की फ्रीडम मतलब कि आज़ादी। अब देखिए, जब राइट्स का वायलेशन नहीं होगा तो आज़ादी ही मिलेगी। जब राइट्स का वायलेशन होता है तो आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी मतलब क्या होता है? टू टॉक फ्रीली, टू थिंक फ्रीली, टू सपोर्ट समवन फ्रीली, टू हैव एनीथिंग without any pressure, to have do anything without any pressure but with some limitations by procedure by the law. Okay, तो ये क्या होता है? इसको हम फ्रीडम कहते हैं। जब राइट्स का वायलेशन होगा तो फ्रीडम, जैसे मान लीजिए कि एक राइट है आपकी, राइट टू एजुकेशन। आपकी राइट है। जब आप फ्रीडम क्या होता है? फ्रीली थिंक करना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे फ्रीली थिंक कर पाएंगे? अगर जो किसी देश की जो सरकार है वो क्या करे, वो आपसे एजुकेशन का जो राइट है वो छीन ले, तो क्या आप असली मायने में फ्री है? नहीं है ना फ्री। आप असली मायने फ्री नहीं है, आप असली मायने में आपको फ्रीडम नहीं मिली है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है असली मामले में, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज ही नहीं गई है जिससे आप अपने आप को फ्री, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट समझ पाएँ कि आप फ्री इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए दोनों राइट्स दोनों चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब देखिए, जब राइट्स होंगी किसी सिटीजन के पास, उसको फ्रीडम मिली होगी, तो उसकी डिग्निटी भी इंश्योर होगी। डिग्निटी मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को हम छोटा या ऊंचा ना समझे, हम उसको क्या समझें, हम उसकी डिग्निटी, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको माने। हम किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार ना करें, उसके साथ हम कोई गलत तरीके का उस मेहनत ना करें उसके साथ। और वो कब होता है? जब हम उसके राइट्स को इंश्योर करते हैं, उसके राइट्स, उसको फ्रीडम देते हैं, तभी तो वो होगा ना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, हम उसको बहुत उसको बहुत बेइज्जती करें। बेइज्जती करनी क्यों करेंगे उसकी हम बेइज्जती? क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। लेकिन पढ़ने लिखना तो अच्छी चीज़ बात है, हमारा संविधान तो कहता है पढ़ने लिखना बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट। indirectly it says that education is a fundamental right and it is also included in the constitution. तो फिर हम जो ये किसी की डिग्निटी को हम क्यों जांच रहे हैं कि वो ज़्यादा पढ़ता है तो उसकी डिग्निटी कम है? इसीलिए कहते हैं ना, राइट और डिग्निटी ऑफ अ पर्सन दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी के राइट्स इंश्योर होंगे तो उसकी डिग्निटी भी इंश्योर हो जाएगी, ठीक ना। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी जो जनजाति लोग हैं, ट्राइब से कोई ट्राइब है, उस ट्राइब की क्या राइट है कि उनको कुछ प्रोविजन दी जाए। उन प्रोविजन उनको नहीं दिए जाएंगे तो क्या वो उनकी डिग्निटी इंश्योर हो? नहीं हुई ना। और उनकी डिग्निटी तभी इंश्योर होगी जब उनको प्रोविजन दिए जाएंगे। ओके, और जब उनको उनकी डिग्निटी इंश्योर करी जाएगी तो वो इतना वो आगे बढ़ेंगे तो उनका स्टेटस हाई होगा, उनको डिग्निटी दी जाएगी, जिससे वो अपने राइट्स को खुद ही इंश्योर कर पाएंगे। ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। कुछ ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जो 6 हैं मेन है। जैसे कौन से? द राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक जिसके बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। जिसका मतलब होता है कि सभी सिटीजन जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट, जेंडर, ग्रीड, रेस, हाँ, ऑफ एनी थिंग, ऑन द बेस ऑफ एनी थिंग ही और शी विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। ये क्या कहता है? ये हमारा राइट टू इक्वलिटी कहता है। राइट टू फ्रीडम कहता है कि बहुत सारी राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 तक जो हमारी राइट टू फ्रीडम है, ये कहती है आर्टिकल 19 से 22 तक जो हमारी राइट टू फ्रीडम के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास पूरे देश में फ्रीली घूमने का, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने का, हाँ, और ऐसी चीज़ों का राइट है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी की राइट जो है वो क्या है वो किसी के राइट्स जो हैं, मान लो किसी की एक्सप्लॉयटेशन हो, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों से छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, जो मना किया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के बीच को हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं। और जो हज़ार्डस साइट्स होती हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई कांच की, मान लीजिए कोई फैक्ट्री हो गई, कोई बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, तो इन पे तो उनको बिल्कुल नहीं भेज सकते। अगर इन पे कोई उनको एम्प्लॉय करता है तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उसको फिर अरेस्ट किया जाएगा, ओके, उसको फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए
ये जो राइट्स हैं ये सब क्या है, एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक है, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब है कि कोई भी इंसान चाहे तो किस अपने क्या कर सकता है, वो किसी भी तरीके के रिलीजन में अपना विश्वास रख सकता है, किसी भी तरीके की फेथ में वो अपना विश्वास रख सकता है, चाहे वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो अपना अपनी इच्छा से वो हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से हिंदू बन सकता है। किसी के अगर फोर्स कन्वर्जन कोई उसका करवा रहा है तो फिर क्या होगा, ये उसकी जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इफेक्ट होगी, और इसके लिए उसको फिर जो इसका ये करवा रहा होगा फोर्स कन्वर्जन, वो करवा रहा होगा कोई उसका, तो फिर हम उस जो इंसान को हम कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप वो प्रोपेगेट कर सकता है अपने रिलीजन को, वो प्रोफेस कर सकता है अपने रिलीजन को, ठीक सब कर सकता है। ये 25 से 28 तक है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 28 तक, 14 से 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, कोई मान लीजिए कोई सा देश है जिसमें एक तरह के कल्चर वाले लोग बहुत कम हैं और एक तरह के कल्चर वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो कहीं बड़े जो ज़्यादा कल्चर वाले लोग हैं, जो कल्चर बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो कल्चर ज़्यादा फैला हुआ है, कहीं उस कल्चर के लोग, जो कल्चर कम फैला हुआ है उस कल्चर के लोग पर अपना प्रभुत्व न जमाने लगें, अपना डोमिनेंस न जमाने लगें, तो इसीलिए कुछ लोगों को जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स भी दी गई हैं लोगों को, ठीक ना। ओके, एजुकेशनल मतलब कि मान लीजिए हर इंसान को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी कल्चर बैकग्राउंड से या रिलीजन बैकग्राउंड से आता हो, और हर कल्चर के से आने वाले लोगों को, हर कम्युनिटी से आने वाले लोगों को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए भी, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए भी आज़ादी दी गई है। ये क्या है, ये आर्टिकल्स 29 से 30 के बीच में ही आता है, 29 से 30 के बीच में। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 28, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, राइट कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29 से 30। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होती हैं, देखिए जितनी भी मैंने आपको राइट्स बताई, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ओके, ये जितनी भी आपकी राइट्स हैं, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, इसे जितनी भी राइट्स आपकी हैं, इस अगर इनमें से कोई भी थ्रेटन होती है तो आप इनके भी इन राइट्स को बचाने के लिए भी एक राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ मतलब जाना ना, कुछ जैसे रेमेडीज़ क्या होता है, कोई आपको चोट लग गई, कुछ लग गया हो, या आप कोई काम कर रहे हो, आपको बाल खत्म हो रहे हैं, तो आप उस बाल को आपको फिर से उगाना है, तो आप बहुत सारी रेमेडीज़ देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं। इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, इस राइट को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उन्होंने बोला है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत चुनिंदा आर्टिकल्स हम लें जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती है। ओके, मतलब कि हर इंसान के लिए, जो हर इंसान जिसकी अधिकार के ऊपर हनन हुआ है, इसका अधिकारों का हनन हुआ है, वो कोर्ट में जाके, चाहे कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट में जाके वो इन राइट्स के ऊपर क्या बोलते हैं, केस कर सकता है। आर्टिकल ओके, any violation of these can lead to appropriate legal action and citizens can seek constitutional remedies under Article 32 and 226 for the protection and reinforcement of their fundamental rights। जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिली हैं, इन 6 में से किसी का भी अगर वायलेशन हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर, जो आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाली राइट है, उसका इस्तेमाल करके वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई भी सिटीजन किसी भी कोर्ट में। ओके, अब ये जो है 226 में भी इस जो राइट है, आर्टिकल 226 में भी इस राइट का हमें उल्लेख दिखता है। For the protection and enforcement of the fundamental rights, these rights are enforceable in courts of law and are indivisible and inalienable, subject to reasonable restrictions in accordance with the procedure established by law। अब देखिए, जो राइट्स हैं इनको अगर जब आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो कोर्ट में चैलेंज करने पे कहीं आपको जो कोर्ट का जज है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं है, ये आपकी राइट नहीं है, चली जाइए यहाँ से, हम इस पर केस नहीं लड़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है। उसको लड़ना पड़ेगा उस जज को, अगर वो नहीं लड़ेगा, वो जस्टिस नहीं लड़ेगा उस केस को, तो फिर वो उसको सस्पेंड होना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। ओके, और ये जो राइट्स हैं कहीं आप देखिए, वो ऐसा बोल भी सकता है कि आप जब कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा, जैसे मान लीजिए आपको राइट मिली है कि आप पूरे देश में फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं कहीं मूव कर सकते हैं। अब आप क्या करें, आप कश्मीर चले जाएं, अब कश्मीर में अभी भी कोई दंगा हुआ हो या कोई अटैक हुआ हो, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो आप वहाँ चले जाएं, तो आपको थोड़ी वहाँ जाने मिलेगा, तो आप उसके ऊपर थोड़ी केस कर सकते हैं कि मुझे फ्रीली नहीं मूव करने दिया जा रहा, मेरी राइट टू फ्रीडम जो है 1972 के बीच में जो है राइट टू फ्रीडम मिली हुई है, वो मेरे साथ उसका जो मेरे साथ उसका हनन हुआ है मेरे उस अधिकार का। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस राइट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, और कई बार कुछ राइट्स पे हमेशा के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं। ओके,
तो ये इसीलिए कुछ जो रीजनल रिस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट के छोड़ के अगर आप कोई भी राइट जो है अगर उसका आपको हनन हुआ है तो आप कोर्ट उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर देखिए क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन बट इट ऑल्सो आउटलाइंस देयर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग देम। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं बोलता। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो उस देश में रहता है, इंडिया में रहता है, उसकी कुछ ऐसी राइट्स हैं जो नेगलेक्ट नहीं की जा सकती हैं। वैसे ही उसकी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसको करनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो उसको करनी चाहिए। अगर वो ड्यूटीज़ को नहीं कर रहा है कोई भारतीय नागरिक, तो उसको हम जिम्मेदार नागरिक नहीं कह सकते हैं। जैसे उसको उन्हीं ड्यूटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। जिनमें क्या है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें साइंटिफिक टेम्परमेंट रखना आता है, जिनमें कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स रखना आता है, जिनमें फ्लैग नेशनल सिम्बल्स की रिस्पेक्ट करना आता है, इसे उसमें आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा प्रोविजन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़रूरी हो, पर उसको ना करने पर कोई सरकार या कोई अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना करे। जैसे मान लीजिए कि लोगों के बीच में समानता रखना ज़रूरी है, लोग समान रहें, इक्वल रहें सब लोग, ये ज़रूरी है। लेकिन उस अगर कोई मान लीजिए कोई लोगों के बीच में समानता नहीं रख रहा, कोई सरकार जो है वो लोगों के बीच में समानता लाने का इतना प्रयास नहीं कर रही है, तो उस सरकार को लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा है लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वो क्या करे, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करे तो उसको चैलेंज करा सकता है, लेकिन अगर वो समानता ना रखे तो उसको चैलेंज नहीं करा सकता। दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ओके, तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसी चीज़ें कहती है जिसको एक गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, बट चाहिए ही, द गवर्नमेंट इज नॉट आउट टू, द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंडेड बाय। ओके, उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इनका सिग्निफिकेंस आप पढ़िए, इनका सिग्निफिकेंस आप डिस्कस करिए और बताइए कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में आप पता लगाइए। ओके, आप पता लगाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊँगा। द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के अंदर एक राइट टू एजुकेशन भी दिया गया है, जो मैंने आपको बताया 1920 से 22 तक। राइट टू एजुकेशन वॉज राइट टू फ्रीडम में ही राइट टू एजुकेशन जो है ऐड किया गया था आर्टिकल 21A के अंतर्गत 2009 में, इंश्योरिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 जो बच्चे हैं, 6 to 14 एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन हो, जिससे वो फ्रीली सोच पाएँ। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि फ्रीली आप तभी सोच पाएंगे जब आपको एजुकेशन मिलेगी, जब आपको एजुकेशन मिलेगी तभी आप फ्रीली सोच पाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए वही यहाँ इंश्योर करा गया है। राइट टू फ्रीडम वाली जो सेक्शन है उसमें राइट टू एजुकेशन इंक्लूड करा गया है, क्योंकि सरकार ने भी यही माना, जो इतने बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं उन्होंने भी यही माना कि क्या माना उन्होंने, कि जब तक राइट टू एजुकेशन, अच्छे से शिक्षा ना मिली हो, अच्छे से एजुकेशन ना मिली हो, तब तक आप अपने राइट्स के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आप अपने कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने डिपेंडेंट हैं, आप कितने फ्रीडम आपको मिली है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो 90 से 22 तक जो आर्टिकल्स आते हैं राइट टू फ्रीडम वाली, उस सेक्शन में इसको रखा गया है। 2009 में इसको ऐड किया गया था। आप इसके बारे में और भी बता सकते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूथ को, जब कोई यूथ बनेगा, जब वो नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसको कुछ एजुकेशन, एक एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, उसके लिए ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है, ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा रही है, ये सरकार को बाउंड कर देती है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन वो बनाए जो फ्री हों, जो समाज के हर तबके के लिए ज़रूरी हों और पोर्टेबल हों, मतलब कि उसका लोग यूज़ कर पाएँ। ओके, अब इसके बारे में अब आप बहुत और बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए कुछ टर्म्स है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, आइडेंटिटी और रैंक इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि हर इंडिविजुअल को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर इंसान को उसकी आइडेंटिटी के अलावा हम एक लॉ, कानून उसको एक तरीके से ट्रीट करें। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब कि कुछ जो ऐसा लॉ जो है, कानून के द्वारा कुछ ऐसी स्थापित की ऐसी प्रक्रिया जो स्टेट को यूज़ करनी है सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन की राइट को इंश्योर करने के लिए, उसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑल पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस शॉल बी ट्रीटेड इक्वली बाय लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई एक तरह का सर्कमस्टेंस है तो उस सर्कमस्टेंस में चाहे जितने लोग हों सर्कमस्टेंस में रिलेटेड हों सर्कमस्टेंस में उस प्रोसीजर से, तो उस प्रोसीजर में हर एक आदमी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसके लोगों को। जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम करा है और किसी ने मुजफ्फरपुर में क्राइम करा है और किसी ने हैदराबाद में क्राइम करा है, तो दोनों जो क्रिमिनल हैं उन दोनों के साथ उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उन क्रिमिनल्स के साथ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुजफ्फरपुर वाले के साथ अलग किया जाए और हैदराबाद वाले के साथ अलग किया जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों एक ही तरीके का क्राइम करें। अगर अलग अलग तरीके के क्राइम करे होंगे तो फिर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन दैट केस द सिचुएशन कैन गेट
मोर पोलराइज्ड. ओके, आप फंडामेंटल राइट्स को देखिए, आप क्रिमिनल की भी फंडामेंटल राइट्स चैलेंज नहीं करी जा सकती. फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो कोई भी किसी फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकता है. फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. Thank you for learning. Thank you for cooperating with me and making the learning very happy. And you have to revise all the things that I have told in this chapter till now. And when you will revise them, you will have a grasp of the topic, and also you will have an easy method. You will get through an easy procedure to understand other topics also, like separation of powers and other topics that will follow up. Okay, thank you.